डॉलर स्ट्रांग होता है तो रुपी वीक होता है। रुपी अगर वीक होता है तो जितनी भी इंपोर्टेड आइटम्स हैं जो हमारे इंडिया में आती हैं वो सब महंगी होती हैं। सिंस की गोल्ड एक इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, तो जब रुपी वीक होता है तो गोल्ड का भाव ऊपर जाता है। जो डी डॉलराइजेशन है ये आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा, और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि तभी जो इकोनॉमीज हैं वो गोल्ड एक्वायर कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर आपको डी डॉलरेशन करना है तो आपके पास एक ऐसी करेंसी होनी चाहिए जिसको आप रन कर सको। और चाइना इसमें सबसे आगे है। चाइना सबसे आगे है। तभी आप देखो चाइना ने बहुत बड़ा रिजर्व गोल्ड का और सिल्वर का क्रिएट किया है। गोल्ड के दाम फिर से एक बार रफ्तार पकड़ने लगे। yes. गोल्ड के साथ साथ हम देख रहे हैं कि सिल्वर में भी यही तेजी है। कुछ हद तक थोड़ा राहत की उम्मीद थी, लेकिन वो राहत ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। क्या लग रहा है कि ये जो रफ्तार है आखिर कहाँ तक जाएगी? अब नया साल भी आ रहा है, देखिए प्रिडिक्शन बहुत सारी होने जा रही है। 2026 कितना अच्छा होगा, न्यूमरोलॉजी की कई तरह की प्रिडिक्शन बन रही है। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है? अनसर्टिनिटी मार्केट में रहेगी, तो जब जब अनसर्टिनिटी रहेगी तो आपको गोल्ड के अंदर मोमेंटम देखने को मिलेगा, और गोल्ड मुझे लगता है कि 2026 में भी आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। हो सकता है कि उतना रिटर्न ना देखने को मिले जितना 2025 में मिला। 2026 में भी आपको मार्केट में अच्छे हाई देखने को मिलेगा, और इवन कई बड़े बड़े ब्रोकिंग हाउस ने टारगेट भी दिया है कि सेंसेक्स 1,07,000 जा सकता है और निफ्टी 29,000 जा सकती है। तो हमें भी लगता है कि 2026 में इक्विटी मार्केट का जो ट्रेंड रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, और मार्केट आगे भी आउट परफॉर्म करेगी। वर्ल्ड को संभालने के लिए डॉलर का उतना स्ट्रांग होना भी बड़ा मुश्किल है, मतलब वो होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि गोल्ड के जो पैरामीटर्स है वो टोटली डॉलर पे डिपेंड करते हैं। अगर डॉलर स्ट्रेंथ लेगा तो गोल्ड का भाव नीचे आता हुआ दिखाई देगा, मगर अगर डॉलर स्ट्रेंथ लेगा तो बाकी करेंसी वीक होंगी, तो फिर अगेन गोल्ड स्ट्रेंथ देता हुआ दिखाई देगा। अच्छा। क्योंकि गोल्ड बाकी करेंसी को भी हेज करता है। अगर आपका रुपी वीक होगा, डॉलर स्ट्रेंथ लेगा, रुपी वीक होगा, रुपी वीक होगा तो डॉलर आपका जो गोल्ड है डोमेस्टिक मार्केट में इंक्रीज हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में जिसका नाम है कमोडिटी जंक्शन। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। दोस्तों, आज इस पॉडकास्ट में हम आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़ी तमाम जानकारियों के बारे में जानेंगे, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके से एक तिगड़ी जो है वो निवेशकों को परेशान कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉलर, रुपए और गोल्ड की। आज इन तीनों की तिगड़ी को लेकर बातचीत करेंगे, जिस तरीके से कहीं ना कहीं डॉलर आंख दिखा रहा है और जिससे ग्लोबल मार्केट में हलचल मची हुई है। इसी तरीके से जो इंडियन रुपी है वो कहीं ना कहीं घबरा कर जिस तरीके से टूटता जा रहा है, यानी कि नीचे गिरता जा रहा है, उससे कितना इम्पैक्ट निवेशकों पर पड़ रहा है, मार्केट की क्या स्थिति है और आने वाले वक्त में गोल्ड की दिशा क्या होने वाली है। तो आपके पोर्टफोलियो पर इन सब चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आज स्टूडियो में एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे खास मेहमान, जिनका नाम है अनुज गुप्ता, मार्केट और कमोडिटी एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत अनुज जी एक बार फिर से आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। अनुज जी, जैसे कि मैंने कहा कि तिगड़ी डॉलर, रुपीज और गोल्ड, कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से डॉलर मजबूत और रुपए कमजोर हो रहा है, ये कहा जा सकता है कि अनिश्चितता जो लगातार हमें देखने को मिल रही है, इसका कितना इम्पैक्ट आने वाले वक्त में पड़ सकता है और अभी की क्या स्थिति बन रही है? देखिए, डॉलर और गोल्ड की अगर हम बात करें तो दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो गोल्ड के भाव नीचे गिरेंगे, डॉलर गिरेगा तो गोल्ड का भाव ऊपर आएगा, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है। बट अगर हम इसको रुपी से कैलकुलेट करें तो अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो रुपी वीक होता है। रुपी अगर वीक होता है तो जितनी भी इंपोर्टेड आइटम्स हैं जो हमारे इंडिया में आती हैं वो सब महंगी होती हैं। सिंस की गोल्ड एक इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, तो जब रुपी वीक होता है तो गोल्ड का भाव ऊपर जाता है। तो ये हमने देखा है कि अभी हमने देखा कि रुपया ऑलमोस्ट 89.70 तक वीक हो गया था। तो उसके चलते हमने देखा कि डोमेस्टिक मार्केट में जो गोल्ड का भाव है वो बढ़ गया था, क्योंकि रुपी यहाँ पर वीक हो गया था। तो ये जो एक तीकड़ी है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मार्केट को लेके, क्योंकि दोनों ही, अगर हम डॉलर की और गोल्ड की बात करें तो दोनों ही ग्लोबल प्रोडक्ट हैं। कोई भी अनसर्टेनिटी वाला कोई भी डिस्कशन होगा या कोई भी इंसिडेंट होगा अगर ग्लोब के अंदर, तो दोनों के अंदर ही मोमेंटम होगा। इवन शायद इक्विटी मार्केट उतना ना हिले, मगर अगर कोई भी इंसिडेंट होगा तो आपका डॉलर भी हिलेगा प्लस आपका गोल्ड भी हिलेगा, और अगर ये दोनों चीज़ें हिलेंगी तो रुपी के अंदर मूवमेंटम जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि हम उसको नकार नहीं सकते। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में हैं तो आपको इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हर हालत में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम डॉलर को नहीं देखेंगे तो आप इक्विटी मार्केट को नहीं देख पाएंगे। आप अगर रुपी को नहीं जांचेंगे परखेंगे तो आप इंडियन स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस पर पूरा डिपेंड होता है। और अगर आप गोल्ड को नहीं जांचेंगे तो आप
मार्केट के इन्फ्लेशन को समझ नहीं पाएंगे, मार्केट के चाल को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए तीनों को देखना, तीनों को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो। अनुज जी, जैसे कि आपने डॉलर तेज को लेकर बातचीत की, जिस तरीके से डॉलर तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो इसका कितना इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आयात बिल पर पड़ सकता है? देखिए, अगर हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट बिल की बात करें तो यहाँ हम्म। पे सबसे बड़ा जो रोल प्ले होता है वो होता है जो हम आइटम इंपोर्ट्स करते हैं। हम्म। तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ऑलरेडी नेगेटिव में है, और इसका इम्पैक्ट पड़ता है जो हम आइटम इंपोर्ट्स करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोल जो पार्ट है वो क्रूड ऑयल का आता है। प्लस गोल्ड के प्राइस बढ़ने की वजह से भी डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आप देखेंगे तो इस टाइम पे क्रूड के प्राइस $60 से नीचे हैं, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत पॉजिटिव है। और उसकी वजह से हमने देखा कि जो इंडिया का इन्फ्लेशन है वो 10 दशकों के लोअर लेवल पर आ गया, 0.25% इन्फ्लेशन आया है अगर हम अक्टूबर की बात करें, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है इंडिया के लिए। तो अगर हम इंपोर्ट बिल की बात कर रहे हैं तो इंपोर्ट बिल डेफिनेटली जो रुपये पर उस पर डिपेंड करता है। अगर हमारा रुपया यहाँ पर वीक होगा तो जितनी भी आइटम हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो सब हमें यहाँ पर महंगी मिलेंगी। तो अगर हम क्रूड अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं, हम एडिबल ऑयल्स इंपोर्ट करते हैं, या हम कुछ मेडिसिन इंपोर्ट करते हैं, या हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करते हैं, या हम लग्जरी वॉचेस, लग्जरी गाड़ियाँ इंपोर्ट करते हैं, तो अगर रुपी वीक होगा तो वो सब चीज़ें भारत में लैंडिंग कॉस्ट महंगी पड़ेगी। वो अगर लैंडिंग कॉस्ट महंगी पड़ेगी तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेशन का पार्ट होता है। तो इन्फ्लेशन आपका महंगा होता है, आपका इंपोर्ट बिल बड़ा हो जाता है। तो इंपोर्ट बिल अगर आपका बड़ा होगा तो वो अल्टीमेटली इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट डालेगा। तो रुपी का वीक होना इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा एक नेगेटिव है इंडिया के लिए, क्योंकि हम बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट ज़्यादा चीज़ें करते हैं। हालांकि हमारा एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है, अगर आप ऐसे कंपेयर करें, इसमें हम ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं, हम आयुर्वेदिक एक्सपोर्ट करते हैं, हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं, हम मेडिसिन भी एक्सपोर्ट करते हैं। बट उसके मुकाबले जो हमारा इंपोर्ट है वो ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में इंपोर्ट और एडिबल जो ऑयल है उसको हम इंपोर्ट करते हैं। तो वो रुपी वीक होने की वजह से जो भारत के अंदर लैंडिंग कॉस्ट है वो महंगी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा इंपोर्ट बिल पे करंट अकाउंट डेफिसिट बेसिकली हम उसको बोलते हैं। हाँ। तो करंट अकाउंट डेफिसिट पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। डॉलर को लेकर तो हमने बात की और कहीं ना कहीं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात भी हो गई है। अगला सवाल मेरा ये कि कहीं ना कहीं जो कई कंट्रीज हैं, ब्रिक्स देशों की अगर मैं बात करूं, तो डॉलराइजेशन को लेकर उनके द्वारा बातचीत की जा रही है कि शायद बहुत जल्दी उनके द्वारा इसको लेकर कोई स्टेप उठाया जाएगा। आपको लगता है ये इतना आसान है? और अगर करते हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका? देखिए, अगर हम ब्रिक्स नेशंस की बात करें तो आज के टाइम में सभी नेशन चाह रहे हैं कि उनकी अपनी जो भी ट्रेड्स हों वो उनकी अपनी बेस करेंसी में हो। बेस करेंसी मतलब उनकी होम करेंसी में। हाँ। जैसे अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना चाहता है कि जो भी आप ट्रेड करें वो युआन के अंदर हो। यस। यूरोप की भी अगर हम बात करें तो यूरोप चाहता है कि जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं वो यूरो के अंदर हो। जापानीज येन चाहते हैं कि जो भी जापान का ट्रेड हो वो येन के अंदर हो। इंडिया भी यही चाहता है कि अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हैं तो आप डॉलर में ना करके आप रुपये में ट्रेड करें, जिससे कि उनकी करेंसी को भी ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट मिले, उनकी करेंसी भी ग्लोबल के अंदर जाए, उनकी करेंसी स्ट्रेंथ हो। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस टाइम पे जो डोमिनेंस है वो डॉलर की है, और धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो डी डॉलराइजेशन है, जो डॉलर की डोमिनेंस है, वो यहाँ पर अब सब नेशंस खत्म कर रहे हैं। सब अब जैसे हम बात करें इंडिया और रशिया की, तो उन्होंने आपस में डील किया कि भाई आप जो भी ट्रेड करेंगे वो इंडियन रुपये में ट्रेड करेंगे। हाँ। तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। ईरान के साथ भी हमारी यही डील है कि अगर आप इंडिया ईरान से ऑयल मंगाते हैं तो आप वहाँ पर इंडियन रुपी दे सकते हैं। तो वो एक इम्पैक्ट है। बट कहीं ना कहीं जो डॉलर का इम्पैक्ट है वो सभी नेशन चाहते हैं कि भाई आप डॉलर की डोमिनेंस खत्म होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमने देखा कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो उस दायरे में आई कि भाई आपके पास अगर डॉलर को खत्म करेंगे तो आपके पास क्या प्रोडक्ट होना चाहिए। तो फिर क्रिप्टो का चलन चला कि भाई एक डिजिटल करेंसी होनी चाहिए जो सब जगह अवेलेबल हो, जो कि किसी भी कंट्री को वो ना करे। तो उसकी वजह से हमने क्रिप्टो करेंसी मूवमेंट देखा। क्रिप्टो करेंसी का नया एक उभर कर आई कि भाई आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड चालू करो, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू आप लेन देन चालू करो। मगर क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन नहीं है, तो इसलिए कई कई इकोनॉमी ने उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया। जैसे इंडिया है, अभी तक वहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं आ पाया इंडिया के अंदर। तो अब सब ये नेशन ये चाह रहे हैं कि भाई उनकी होम करेंसी के अंदर ही आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं वो होम करेंसी के अंदर हो, जिससे कि उनकी जो स्ट्रेंथ है करेंसी की वो स्ट्रांग हो। अगर करेंसी की स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगी तो डेफिनेटली वो इंडियन इकोनॉमी ग्रो करे, मतलब जो भी इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। हाँ। अगर हम आज सारे व्यापार इंडियन करेंसी में कर लेते हैं, हम अगर डॉलर को छोड़ देते हैं, हम जो भी लेन देन है अगर हम इंडियन करेंसी में करें तो डेफिनेटली इंडियन करेंसी के लिए पॉजिटिव होगा। हम डॉलर की डिमांड ना करके हम इंडियन करेंसी की हमारी डिमांड बढ़ेगी, फॉरेनर्स इंडियन करेंसी की डिमांड करेंगे तो इंडियन रुपी स्ट्रांग होगा। हाँ। तो ये जो डी डॉलराइजेशन इम्पैक्ट है, ये सभी नेशन चाहते हैं कि भाई जो डॉलर की डिमांड है वो यहाँ पर कम हो। तो ये जो डी डॉलराइजेशन है ये आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा, और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि तभी जो
इकोनॉमीज हैं वो गोल्ड एक्वायर कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर आपको डी डॉलरेशन करना है तो आपके पास एक ऐसी करेंसी होनी चाहिए जिसको आप रन कर सको। और चाइना इसमें सबसे आगे है। चाइना सबसे आगे है। तभी आप देखो चाइना ने बहुत बड़ा रिजर्व गोल्ड का और सिल्वर का क्रिएट किया है, क्योंकि उसको पता है कि कहीं डीवैल्यूएशन अगर होगा तो फिर आपको एक बेस करेंसी चाहिए होगी जिसको आप यूज कर सकते हो, तो वो गोल्ड है, जिसको आप गोल्ड एज ए यूज कर सकते हो। बिटकॉइन को आप उतना नहीं यूज कर सकते क्योंकि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, बट गोल्ड आज के टाइम में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप हर एक कंट्री के अंदर आप उसको रन कर सकते हो। तो आपके पास अगर गोल्ड पड़ा है तो आप उस गोल्ड को एक्सचेंज करके कुछ भी चीजें ले सकते हो। अनुज जी, मेरे दिमाग में ना अभी एक सवाल ये आया कि जिस तरीके से आप डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कंट्रीज ये चाह भी रही है कि इस तरीके से चीजें हों, अपनी ही करेंसी में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो, लेकिन अगर ये सब चीज़ें परफेक्टली होती है तो क्या लगता है कि डॉलर पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? और दूसरा सवाल ये कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जो कहीं ना कहीं आग बबूला हो जाते हैं, वो कुछ भी कोई स्टेप कंट्री लेता है। अब भारत ने रशिया से देखिए अब कहीं ना कहीं जो तेल है वो खरीदना बंद कर दिया है, उनके कहीं ना कहीं हंटर मारने के चलते। तो क्या लग रहा है कि फिर क्या उनकी प्रतिक्रिया, क्या स्टेप वो ले सकते हैं? देखिए उनको डेफिनेटली उनको ये बात तो पेन होगी कि भाई उनकी डॉलर की डिमांड कम हो रही है, इनके उनके माइंड में है ये, तभी वो जो ट्रेड वॉर चल रहा है वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव भी है कि भैया अगर आप ट्रेड वॉर कर रहे हो तो आप जो भी डिमांड आप करो वो डॉलर में करो, जिससे कि उनकी डॉलर स्ट्रेंथ हो। तो बेसिकली अगर आपको अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो आपकी करेंसी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ये उनको पता है कि अगर मेरे डॉलर की डिमांड गिरेगी तो मेरी करेंसी वीक हो जाएगी, तो इसलिए आपकी डॉलर की डिमांड हमेशा रहनी चाहिए। इसलिए वो चाह रहे हैं कि जो भी आप ट्रेड डील कर रहे हैं वो आपकी जो है वो डॉलर के अंदर होनी चाहिए। तो उनके लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि जो डी डॉलरेशन हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। तभी वो ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने रशिया से क्यों मना किया, क्योंकि उनको पता था कि रशिया से जो क्रूड ले रहे हैं वो इंडियन रुपये में जा रहा है, तो जब वो हमसे लेंगे तो वो डॉलर में लेंगे। तो इंडिया क्या है कि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 80% लगभग, ऑलमोस्ट 80% जो है वो क्रूड कंज्यूम करता है। वहीं अगर आप देखेंगे तो जो मेटल्स हैं, मेटल हम चाइना से लेते हैं, मेटल हम साउथ अफ्रीका से हम मेटल्स लेते हैं, तो उनको पता है कि ये मेटल कंज्यूम करते हैं और करीबन 18-19% हम पूरे विश्व का हम कंज्यूम करते हैं। तो जब उनको पता है कि इतनी बड़ी क्वांटिटी में इंडिया अगर कंज्यूम कर रहा है तो वो हमसे क्यों नहीं परचेज कर रहा। तो कहीं ना कहीं उसको ये है कि यूएस को कि अगर मैं सारी कंट्रीज को अपने पास ले आऊँगा तो कहीं ना कहीं मेरे डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, मेरे यहाँ पर व्यापार बढ़ेगा। व्यापार बढ़ेगा तो उनको डेफिनेटली डॉलर बाई करना पड़ेगा, डॉलर बाई करेंगे तो डॉलर की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो बेसिकली वो ये गणित लगा रहे हैं कि अगर मैं सारा ट्रेड वॉर कर देता हूँ तो सारे लोगों की डिमांड मेरे डॉलर की इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली उनके माइंड में यही है कि डॉलर को स्ट्रेंथ लेना है और उससे उनकी इकोनॉमी को स्ट्रेंथ मिलेगी। बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं रुपये पे आऊँ तो इसको लेकर हम देख रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि अभी कुछ दिन पहले तो बहुत बुरी तरीके से ये डाउन चला गया था, और आने वाले वक्त में क्या सिचुएशन इसमें बन सकती है? और आपको लगता है कि आरबीआई के द्वारा कोई कदम उठाया जाना चाहिए, कुछ ऐसे कदम जिससे कि हमारी जो इंडियन करेंसी है उसको मजबूती मिल सके और कहीं ना कहीं वो बाकी करेंसी से ऊपर निकल सके? देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो कि करेंसी का वीक होना कितना नेगेटिव और कितना पॉजिटिव है। अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव साइड में, तो जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए तो पॉजिटिव है, क्योंकि जितना रुपया वीक होगा उनको उतने हाई रेट्स मिलेंगे, तो वो उसके लिए पॉजिटिव। बट ये चीज़ें इंपोर्ट के लिए नेगेटिव हैं, क्योंकि हम क्रूड बहुत बड़ा इंपोर्ट करते हैं। हालांकि हमारी डिपेंडेंसी क्रूड पे अब धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि हम अब इथेनॉल भी यूज़ कर रहे हैं, अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी कम हो रही है। मगर हाँ, ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि रुपया अगर वीक होता है तो डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट में ये ज़्यादा है कि इकोनॉमी शायद उतनी स्ट्रांग ना हो। हालांकि इन्फ्लेशन भी कंसर्न है, हालांकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व बहुत इंक्रीज हुआ है, तो कहीं ना कहीं करीबन 700 अरब डॉलर के आसपास हमारा फॉरेक्स रिजर्व है जो कि ग्रो कर रहा है, बट उसमें गोल्ड का पार्ट भी है। तो कहीं ना कहीं रुपी जो है एक नेगेटिव होना इम्पैक्ट डालता है पूरे ग्लोबल में कि हाँ अगर कोई किसी इकोनॉमी की करेंसी वीक हो रही है तो इट मीन्स कि कम से कम क्या उसमें ऐसा कुछ चल रहा है। जबकि अगर आप इंडिया के फंडामेंटल्स देखेंगे तो स्टेबल गवर्नमेंट है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, मानसून बहुत अच्छा हमारे यहाँ पर है, हमारी जो एग्रीकल्चर की पैदावार है वो बहुत अच्छी हुई है, पल्सेस के अंदर, एडिबल ऑयल्स के अंदर, तो और साथ में ग्रेन्स के अंदर में बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल अगर आप पिक्चर देखेंगे तो बहुत पॉजिटिव है। बट अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे, ट्रेड वॉर की वजह से या जो रीजंस रहे हैं ट्रम्प साहब के साथ में, या जो पॉलिटिकल टेंशन्स रही हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा रुपये यहाँ पर वीक हुआ है। हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर भी देखा, उससे भी थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट गया। प्लस हमने ट्रेड वॉर देख रहे हैं, अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं आ पाया है। बिल्कुल। हालांकि उन्होंने कुछ कमोडिटीज पे फ्री किया है, जैसे पल्सीज या वेजिटेबल्स के ऊपर, बट अल्टीमेटली जो बड़ा एक चंक है उसके ऊपर नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो वो अभी भी अनसर्टेन बना हुआ है। तो जब तक ट्रेड वॉर अनसर्टेन रहेगा तो रुपये के अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी। बट हाँ, ये है कि
कुछ कुछ हद तक रुपये वीक होना इकोनॉमी के लिए भी ठीक होता है कि अगर आपके रुपये वीक हो रहा है दैट मीन्स कि आपकी कंजम्पशंस इंक्रीज हो रही हैं, आपके वहाँ पर इन्फ्लेशन भी है, लोग कमाई भी कर रहे हैं, लोगों की इनकम भी बढ़ रही है, लोग स्पेंडिंग्स भी कर रहे हैं, बट हाँ एक लॉन्ग टर्म के लिए वो थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से डॉलर अभी आजकल आँख दिखा रहा है ना, उससे कहीं न कहीं अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो कमोडिटी मार्केट में भी हलचल देखने को यस मिल रही है। गोल्ड के दाम फिर से एक बार रफ्तार पकड़ने यस लगे। यस गोल्ड के साथ-साथ हम देख रहे हैं कि सिल्वर में भी यही तेज़ी है। यस कुछ हद तक थोड़ा राहत की उम्मीद थी, लेकिन वो राहत ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। यस क्या लग रहा है कि ये जो रफ्तार है आखिर कहाँ तक जाएगी? अब नया साल भी आ रहा है, देखिए प्रिडिक्शन बहुत सारी यस यस होने जा रही है। 2026 कितना अच्छा होगा, न्यूमरोलॉजी की कई यस तरह की प्रिडिक्शन बन रही है। यस तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है आपको? देखिए मुझे लगता है कि जो अगर हम इक्विटी मार्केट से स्टार्ट करें तो ऑलरेडी हमने भी रिसेंटली हाईज ब्रेक करते हुए देखे हैं मार्केट को, बिल्कुल। तो वो एक सपोर्टिव पॉइंट है कि क्योंकि हम मानते हैं कि जो स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस हैं वो एक इकोनॉमी की रीड होती है, अगर वो ग्रो कर रहा है तो इट मीन्स कि आपकी कंपनीज ग्रो कर रही हैं, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। प्लस जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की नज़र से अगर हम देखें तो हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा है, हम डिपेंडेंसी हमारी जो इंपोर्ट पे है वो कम है, तो वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। प्लस क्रूड के प्राइस $60 के नीचे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव। बट हाँ कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल हमारे रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो यूएस के साथ ट्रेड वॉर को लेकर हो या कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंधु टाइप से जियोपॉलिटिकल टेंशन, वो कहीं ना कहीं अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। हालांकि यूएस के साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मगर जो ट्रेड वॉर पे अनसर्टेनिटी है वो अभी तक नहीं हो पाई है, तो जब तक उस पर क्लैरिटी नहीं आती तब तक अनसर्टेनिटी का माहौल बना रहेगा। तो ऐसे में मुझे लगता है कि शायद आपको कहीं ना कहीं रुपये आगे भी थोड़ा बहुत वीक होता हुआ दिखाई दे, और ऐसे में अनसर्टेनिटी जब भी होगी ना तो गोल्ड और सिल्वर आपको, इवन गोल्ड आपको एक अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। अभी क्या है कि अब जितने भी सेंट्रल बैंक्स होंगे वो मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आएंगे। अभी हमने रिसेंटली देखा कि चाइना स्टिमुलस पैकेज लेके आ रहा है अपनी रियल इस्टेट को संभालने के लिए, क्योंकि रियल इस्टेट बहुत बड़ा एक बबल है वहाँ पे, अगर वो बस्ट हो गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है अगर हम बोलें ग्लोबल के अंदर में, तो उसको मैनेज करने के लिए स्टिमुलस पैकेज लेके आ रहे हैं। प्लस अगर आप देखेंगे तो जो यूएस का इंटरेस्ट रेट फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट कट करने की बात कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट कट हो, ट्रम्प साहब भी चाहते हैं इंटरेस्ट रेट कट हो, तो कहीं ना कहीं और फेड चाहता है कि, और यूएस की इकोनॉमी ऑलमोस्ट 95% डेट पर है, तो बहुत अनसर्टेनिटी वाला माहौल है। उसके साथ साथ रशिया यूक्रेन, हालांकि अभी उनकी यूक्रेन से बात चल रही है कि वो सीज फायर हो सकता है, मगर रशिया शायद उतनी बात ना माने, जिन्होंने 28 पॉइंट बनाए शायद उस पर डिस्कशन ना हो, या रशिया उतनी बात ना माने तो अगेन सीज फायर हो सकता है। तो अनसर्टेनिटी शॉर्ट टर्म के लिए लग रहा है कि कुछ ठंडे बस्ते में चली गई है, मगर लॉन्ग टर्म में नहीं लगता कि ऐसी बड़ी कुछ अनसर्टेनिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अनसर्टेनिटी मार्केट में रहेगी, तो जब जब अनसर्टेनिटी रहेगी तो आपको गोल्ड के अंदर मोमेंटम देखने को मिलेगा, और गोल्ड मुझे लगता है कि 2026 में भी आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। हो सकता है कि हाँ। उतना रिटर्न ना देखने को मिले जितना 2025 में मिला, बट हाँ यहाँ पर भी आपको 2026 के अंदर भी मुझे लगता है कि गोल्ड में आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलेंगे। जिस तरीके से आपने ना अपनी बातचीत में कई सारे पहलुओं, कई मुद्दों को लेकर आपने बात जी की है। अगर मैं फेड रेट कट की बात करूं तो इसको लेकर देखिए फिर से कहा जा रहा है कि शायद दिसंबर तक कुछ लग रहा यस है। यस आपको लगता है कि कुछ इस पर बातचीत बन सकती है? देखिए ये टोटली डिपेंड करता है यूएस के डेटा के ऊपर। अभी हमने रिसेंटली देखा है यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट थोड़ा सपोर्ट होकर आया है, मतलब कम होकर आया है एम्प्लॉयमेंट रेट, तो दैट इज शोइंग कि यहाँ पे कुछ ग्रोथ हो रही है। तो ये डिपेंड होता है कि वो कब तक उसको सस्टेन कर पाते हैं। हालांकि यूएस में इन्फ्लेशन पे बड़ा कंसर्न है, जो कि इन्फ्लेशन अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाया है। हाँ। यूएस की जॉब डेटा, जॉब मार्केट बहुत बड़ा कंसर्न है जो कि कंट्रोल नहीं हो पाई है। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत कंट्रोल हो रहा है, तो वो अब हमेशा फेड ये बोलता है कि भाई हम इंटरेस्ट रेट तब कट करेंगे जब यूएस की इकोनॉमी में हम 2% टारगेट जो इन्फ्लेशन कर रहे हैं वो हो जाए, या वहाँ की जॉब मार्केट सपोर्ट हो जाए, बट वो होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूएस की जो मार्केट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो बेसिकली लोग नहीं करना चाहते, या उतना स्किल नहीं है जितना आप चाइनीज़ में या इंडियंस में स्किल देखेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे जॉब मार्केट इतनी जल्दी सुधरेगा वहाँ पे, तो आपको अनसर्टेन देखने को मिलेगा। तो इसलिए फेड ये बोलता है कि उनको डेटा वॉच करना बहुत ज़रूरी है। और पिछले अगर आप देखेंगे तो 45 डेज से यूएस गवर्नमेंट शटडाउन था, हाँ। तो अब यूएस के डेटा उतने नहीं आ पा रहे थे, अब धीरे धीरे यूएस के डेटा आने चालू होंगे तो एक्चुअल पता लगेगा कि उनकी क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है। बट मुझे लगता है कि शायद इस बार वो इंटरेस्ट रेट कट ना करें, और हो सकता है कि फिर वो अगले साल शिफ्ट होते हुए दिखाई दें, या जनवरी या फरवरी में वो जो अपने इंटरेस्ट रेट उसको कट करें। तो जब इंटरेस्ट रेट कट करेंगे तो गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल। 14 महीने का जो कहीं ना कहीं वनवास अगर मैं कहूँ इक्विटी मार्केट यस में, तो देखिए अब पार कर लिया है। बहुत अच्छा एक नतीजा निवेशकों ने देख लिया है, हम जिसका प्रेडिक्ट भी कर रहे इंतजार थे, था। हम बिल्कुल, प्रेडिक्ट भी कर कितनी रहे थे प्रिडिक्ट की जा रही थी, कि निवेशकों को ब्रेक करेगा। इंतजार था यस
कि वो दौर आया और यस, आखिरकार वो दौर आया। यस। अब देखिए नए साल पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अब क्या लग रहा है कि ये खुशियाँ ऐसी चालू रहेंगी या फिर कुछ बदलाव, तब्दीली हो सकती है? देखिए, यहाँ पर भी 2-3 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहली बात है कि बजट, स्टेबल गवर्नमेंट है और मुझे लगता है कि इस बार अच्छा बजट आना चाहिए हुँ, और क्योंकि आप देखिए कि ऑलमोस्ट सब जगह बीजेपी की एनडीए की सरकार है, तो मुझे लगता है कि इस बार शायद ग्रोथ का बजट आपको देखने को मिलेगा और उससे काफ़ी हद तक मार्केट को सपोर्ट आएगा। क्योंकि जो ना अभी जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं, हुँ। उससे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है मार्केट को और कहीं न कहीं जीएसटी कलेक्शन भी इंक्रीज़ हुआ है, तो मुझे लगता है कि बजट में आपको बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी जहाँ पर आपको अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। प्लस अगर हम बात करें ग्रोथ के स्टेट लेवल पे तो इंडिया का ग्रोथ बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि हमारी इकोनॉमी टोटली एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंड होती है। तो मेरा मानना है कि एग्रीकल्चर के फ्रंट पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है अभी भी हुँ। और जिस तरीके का एनवायरनमेंट है, मानसून भी आगे अच्छे रहने वाला है। तो ये 2 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, वो यहाँ पर ग्रो कर रही हैं। उसके साथ-साथ प्लस जो कंपनीज़ की अर्निंग्स हैं, वो यहाँ पर आ रही हैं और दूसरी बड़ी बात कि अगर ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी होगी, हुँ, तो डेफ़िनेटली जो एफआईआईज़ है वो इंडिया की तरफ आएँगे। हुँ। उनको लगता है कि इंडियन मार्केट ग्रो कर रहा है, इंडिया मार्केट में स्टेबल गवर्नमेंट है, इंडिया मार्केट में आगे अपॉर्च्युनिटी है, तो एफआईआईज़ भी यहाँ पर आएँगे। तो मुझे लगता है कि अगले साल इस साल तो हमने ख़ैर नेट आउटफ्लो आता हुए देखा है, बट अगला साल मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इनफ्लोज़ आपको एफआईआईज़ के आते हुए दिखाई देंगे, हुँ। तो उसकी वजह से आपको मार्केट को सपोर्ट मिलेगा। तो मेरा मानना है कि 2026 में भी आपको मार्केट में अच्छे हाई देखने को मिलेंगे और इवन कई बड़े-बड़े ब्रोकिंग हाउस ने टारगेट भी दिया है कि सेंसेक्स 1,07,000 जा सकता है और निफ्टी 29,000 जा सकती है। तो हुँ। हमें भी लगता है कि 2026 में इक्विटी मार्केट का जो ट्रेंड रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा और मार्केट आगे भी आउट परफॉर्म करेगी। बिल्कुल, उम्मीद तो इसी तरीके की यस, लग रही है, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि एफआईआईज़ का इन्फ्लो आ सकता है, कहीं न कहीं जैसे हम रुपीस को देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा वीक हो रहा है। या अगर ये स्ट्रॉन्ग बनता है तो कहीं न कहीं देखिए ट्रस्ट बन सकता है उनका। यस, लेकिन अगर इसकी वीकनेस इसी तरीके से रहती है, बजट एकदम नज़दीक है, लगातार इसको लेकर भी सवाल उठते रहते हैं और इस पर सरकार के द्वारा कुछ न कुछ स्टेप होता उठाया ही है। जाता यस, है, यस, उनके द्वारा अनाउंसमेंट की यस, जाती है। यस। तो आपको लगता है कि अगर ये मज़बूत होता है, तो फिर किस तरीके की सिचुएशन रहती है और अगर वीकनेस इसी तरीके से रहती हुँ, है, हुँ। अगर ये डॉलर के द्वारा पिटता रहता है, तो फिर एफआईआईज़ का जो इन्फ्लो है, वो कितना मुश्किल हो जाएगा हमें वापस ला पाना? देखिए एफआईआईज़ का इन्फ्लो डेफिनेटली थोड़ा चैलेंजिंग होगा अगर रुपी यहाँ पर वीक होता है तो डेफिनेटली आरबीआई हमेशा स्टेप उठाता है वो मॉनेटरी पॉलिसी भी लेकर आएगा हुँ, कहीं ना कहीं रुपी को कंट्रोल भी करेगा और हायर लेवल पे डॉलर में सेलिंग भी करेगा या डॉलर बाई भी करेगा तो जो भी स्टेप आरबीआई लेता है वो स्टेप जरूर लेगा और मुझे लगता है कि डेफिनेटली आरबीआई की नज़र यहाँ पर होगी क्योंकि उनका टारगेट है कि एफआईआईज़ का जो इन्फ्लो है वो भारत में बढ़ना चाहिए हुँ, और उसके नज़र में मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि बजट में कुछ ऐसे आपको सैंक्शंस देखने को मिले, कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलें जो एफआईआईज़ के लिए काफ़ी सपोर्टिव हों। तो हुँ, डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि जो बजट आएगा इसमें बहुत सारी क्लैरिटी होंगी कि रुपये को किस तरीके से मैनेज करना है और डेफ़िनेटली ये भी सरकार देख ही रही है आरबीआई देख रहा है कि भाई किस तरीके से सेंट्रल बैंक देख रहे हैं उसको किस तरीके से मैनेज करना है। तो मुझे लगता है कि जल्दी ही कोई ना कोई स्टेप जो है वो आरबीआई की तरफ से आएगा क्योंकि अगर रुपये ज़्यादा वीक होगा तो एफआईआईज़ बिल्कुल भी नहीं आएँगे। ये बिल्कुल। एफआईआईज़ के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा कि रुपये हुँ। अगर वीक होगा। तो रुपये को कंट्रोल करने के लिए या एफआईआईज़ को इनवाइट करने के लिए तो कहीं न कहीं आरबीआई को स्टेप लेना पड़ेगा। और कई सेक्टर्स पर भी इसकी मार पड़ती हुई नज़र आ सकती देखिए है। एक्सपोर्ट तो ठीक है बट हुँ, हाँ इम्पोर्ट जो सेक्टर्स हैं और इंडिया तो बेसिकली इम्पोर्ट पे ज़्यादा डिपेंड होता है तो वो हुँ, इंडिया के लिए वो थोड़ा-सा नेगेटिव हो जाएगा, वो इन्फ्लेशन का पार्ट बन जाएगा फिर। हुँ। अच्छा क्या लग रहा है कि कौन-कौन से सेक्टर इसकी जद में आ सकते हैं? देखिए इसमें मुझे लगता है कि एक तो मेडिसिन आपको आ सकता है क्योंकि हम बहुत बड़ी मात्रा में मेडिसिन्स इंपोर्ट करते हैं हुँ, प्लस क्रूड हम इंपोर्ट करते हैं जो कि बहुत बड़ा पार्ट है हालांकि हम अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर रहे हैं या हम इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोसेस कर रहे हैं वो भी एक सपोर्टिव है बट हाँ कहीं ना कहीं अभी भी बहुत बड़ा पार्ट है जो अभी भी पेट्रोल डीजल पे डिपेंड है तो वो यहाँ पर एक अब चैलेंजिंग आपको देखने को मिलेगा उसके साथ साथ प्लस कुछ लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं जिसको लोग यूज़ करते हैं हुँ, वो यहाँ पर कॉस्टली हो जाएंगे हालांकि लग्जरी प्रोडक्ट सुपर एच एन आई कस्टमर्स के लिए बट हाँ कहीं ना कहीं वो पार्ट करता है इन्फ्लेशन का प्लस उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जो भी आप बाहर से सेवाएं ले रहे हैं वो आपकी महंगी हो जाएंगी तो कहीं ना हुँ। कहीं वो चीज़ें इंपैक्ट करती हैं और अगर आप देखेंगे तो मेडिसिन के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें छोटी चीज़ें हैं जिसको हम इंपोर्ट करते हैं तो हुँ, वो सब चीज़ यहाँ पर महंगी हो जाएंगी तो वो इम्पैक्ट डालती है बेसिकली बिल्कुल। तो इसकी वजह से ना ये इंडिया के तो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है कि अगर आपका रुपये वीक होता है तो अच्छा जिस तरीके से ना बहुत सारी प्रिडिक्शन की जा रही हैं, इक्विटी, गोल्ड और सिल्वर को लेकर, यस तो आने वाला जो वक़्त होगा कहीं न कहीं कई तरह से जो रिसर्च भी सामने आ रही है, वो ये कि
टाइम रहते गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर लो, नहीं तो आने वाले वक्त में जो इक्विटी मार्केट है वो पिट सकता है। आपके हिसाब से आपकी क्या प्रिडिक्शन? देखिए, ये क्वेश्चन 6 महीने पहले भी था जब गोल्ड का प्राइस 80,000 था, कि गोल्ड का क्या होगा, और ये अब आज गोल्ड 1,25,000 है, तब भी ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आगे भी रहेगा। सिल्वर का भी ये क्वेश्चन था जब सिल्वर 50,000 के आसपास था, जब 1 लाख हुआ तब भी था, 1.25 लाख हुआ तब भी था, और आज 1,60,000 है तब भी है। तो ये क्वेश्चन तो गोल्ड सिल्वर का रहने वाला है, क्योंकि गोल्ड सिल्वर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लोग बाय करके चलते हैं। आज भी लोग बाय कर रहे हैं, और जब ये आगे बढ़ेगा तब भी बाय करेंगे। क्वेश्चन भी उनका रहेगा कि हम क्या करें। तो कहीं ना कहीं जो गोल्ड सिल्वर है, ये प्रेडिक्शन मुझे लगता है कि 2026 में अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। रुपी में वीकनेस आएगी तो गोल्ड सिल्वर के भाव आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रुपी के अंदर जो वीकनेस है वो यहाँ पर अगर रहती है तो ये गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी तो आपको फिर हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन के तौर पे आपको गोल्ड लेना पड़ेगा, जो कि सेंट्रल बैंक्स बाय कर रहे हैं। अभी करीबन 830 टन के आसपास आरबीआई के पास गोल्ड है। तो अगर रुपी वीक होगा या कोई भी अनसर्टेनिटी होगी तो रुपी के चलते वीकनेस की वजह से हेज को करने के लिए आरबीआई गोल्ड बाय करता है। तो वो इंडिविजुअल लोग भी बाय करते हैं कि भाई आगे इन्फ्लेशन बढ़ेगा या अनसर्टेनिटी होगी तो दे विल ट्राई टू बाय द गोल्ड। तो कहीं ना कहीं गोल्ड की डिमांड आगे बढ़ने वाली है, और हो सकता है कि आपको आगे भी गोल्ड का ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे। अनुज जी, जैसे कि आपने गोल्ड और सिल्वर की बात तो की, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए आने वाले वक्त में, तो गोल्ड आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है? क्योंकि गोल्ड को लेकर ना जब भी हम डिबेट करते हैं, जब भी हम पॉडकास्ट में डिस्कस करते हैं, बहुत सारे व्यूवर्स का ना एक ही सवाल होता है कि सर आने वाले वक्त में गोल्ड को आप कहाँ देखते हैं? सिल्वर में पैसा लगाएं, गोल्ड में पैसा लगाएं, आपके हिसाब से क्या सही है? देखिए, एक फियर और है कि कहीं कहीं लोग ऐसे कह रहे हैं कि स्लो डाउन आ सकता है ग्लोबल मार्केट में, रिसेशन आ सकता है, या फिर इकोनॉमी ग्रो नहीं करेंगी, इकोनॉमी डाउन आ जाएंगी। तो जो ये फियर्स है ना, यही गोल्ड को सपोर्ट करेंगे। अगर मेरा तो मानना है कि गोल्ड, अगर कोई भी रिसेशन आता है या स्लो डाउन आता है तो गोल्ड आपका बढ़ेगा, प्लस लोगों की जेब में पैसा आएगा तो गोल्ड वो खरीदारी करेंगे। तो कहीं ना कहीं गोल्ड हमें लगता है कि 2026 में आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, और हो सकता है कि 4500 से लेकर $5-6 तक लेवल आपको गोल्ड दिखाई दे। प्लस सिल्वर भी हमें लगता है कि 70 से लेकर $80 तक आपको गोल्ड चांदी जाती हुई दिखाई दे, क्योंकि अगर स्लो डाउन होता है, जैसे हम देख रहे हैं यूएस के अंदर बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं आजकल, तो जो ले ऑफ है ना, ये एक अनसर्टेनिटी के माहौल को क्रिएट कर रहा है। प्लस हम देख रहे हैं कि अर्निंग्स उतनी नहीं आ रही है यूएस के अंदर, प्लस चाइना में अनसर्टेनिटी है ट्रेड वॉर को लेके। चाइना में रियल इस्टेट के ऊपर अगर हम देखें तो एक बबल क्रिएट हुआ है, और उसके लिए स्टिमुलस पैकेज दे रहे हैं वो। तो अगर सेंट्रल बैंक स्टिमुलस पैकेज दे रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी है। तो ये एक इनडायरेक्टली इंडिकेशन है कि भाई अगर कोई सेंट्रल बैंक या कोई इकोनॉमी अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए उसमें मनी पंप कर रहा है, तो इट मीन्स कि वहाँ पे कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो ये जो चीज़ें ना, ये शो करती हैं कि आपको आगे भी अनसर्टेनिटी का माहौल का सामना करना पड़ेगा। और ऐसे में सिर्फ एक चीज समझ में आती है कि आप ऐसी एसेट में पैसा लगाएं जो आपकी अनसर्टेनिटी को हेज करे। तो और ऐसी चीज जो कि आप हर जगह उसको यूज कर सकते हैं। तो गोल्ड ही नजर में आता है कि जिसको आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगला साल भी आपको बुलियंस के अंदर में एक अच्छा अट्रैक्शन आता हुआ दिखाई देगा। अनुज जी, बिटकॉइन को क्या हो गया? ये इतना क्यों पिट रहा है? देखिए, बिटकॉइन इसलिए पिट रहा है क्योंकि मैक्सिमम करेंसी आपकी वीक हुई है। तो वीक के चलते जो एक डिमांड होती है ना, वो वहां पर खत्म होती हुई दिखाई दी है बिटकॉइन की। हालांकि बिटकॉइन को भी लोग एक सेफ हेवन एसेट मानते हैं। हालांकि ये रेगुलेटेड तो नहीं है, बट एक डिजिटल करेंसी के तौर पे इसको मानते हैं। और लोग ये समझते हैं कि भाई क्योंकि ये कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है तो दैट इज अगेंस्ट अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तो लोग इसको बाय करते हैं। तो अभी हमने देखा कि जैसे डॉलर इंडेक्स 94 से 100 गया तो बिटकॉइन क्रैश हो गया। जैसे गोल्ड क्रैश हुआ था, हमने $500 की क्रैश देखा, तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग बिटकॉइन में करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। तो अगर ये अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट होगा, कोई भी अनसर्टेनिटी क्रिएट होगा, तो पहले गोल्ड के अंदर मोमेंटम आएगा, देन उसके बाद आपको बिटकॉइन में देखने को मिलेगा। क्योंकि बिटकॉइन क्या है, बेसिकली अनरेगुलेटेड है। तो बिटकॉइन का कोई रेगुलेशन नहीं है। अगर कहीं भी कुछ क्रैश हुआ तो सबसे पहले बिटकॉइन के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, और फिर गोल्ड के अंदर आपको सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो फिर उसके बाद आपको बिटकॉइन देखने को मिलेगा। क्योंकि बिटकॉइन में क्या है कि आप इजीली उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने अगर उसको बाय किया है तो आप इजीली उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, P2P लैंडिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं बिटकॉइन के अंदर में। बट ये जो भी करेक्शन है, ये करेक्शन इसलिए क्योंकि डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो गया है। तो लोगों का जो पैसा है वो बिटकॉइन से निकलकर डॉलर में शिफ्ट हो गया है। तो जब डॉलर में करेक्शन आएगा
या बॉन्ड यील्ड नीचे गिरेंगी तो लोग फिर ढूंढेंगे एवेन्यूज कहाँ पैसा लगाया जाए, तो कुछ वो पैसा गोल्ड में डालेंगे, कुछ पैसा फिर बिटकॉइन में डालेंगे, तो फिर वहां से आपको बिटकॉइन में सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। जिस तरीके से अगर मैं सेंट्रल बैंक की बात करूं, देखिए तेजी से सोना वो खरीद रहे हैं, यस, क्योंकि उन्हें भी समझ आ रहा है कि आने वाले वक्त में सोना कहीं ना कहीं रख लेना चाहिए। क्या पता कब क्या सिचुएशन आ जाए, कब किस तरीके से अनिश्चितता का माहौल पैदा हो सकता है। अगर मैं चाइना की बात करूं, चाइना देखिए इस चीज़ में सबसे आगे चल रहा है। राइट। और कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो ये रेस चल रही है गोल्ड को लेकर, ये कहाँ तक जा सकती है? देखिए, डी डॉलरेशन का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ा है गोल्ड के ऊपर में। डी डॉलरेशन की वजह से लोगों ने गोल्ड को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दिया। सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज में सिल्वर की इन्वेंट्री कम हो गई है, ठीक है। इसका मतलब कि वो सिल्वर को एक्यूमुलेट कर रहे हैं धीरे धीरे, वो लोग अपने यूज़ में उसको ले रहे हैं, जिससे कि वहाँ पर जो वेयर हाउस है वहाँ पर सिल्वर की इन्वेंट्री कम हो गई है। अगर आप पिछले 10 सालों के आंकड़े को देखेंगे तो सिल्वर की सप्लाई कम हुई है, गोल्ड की सप्लाई कम हुई है, बट गोल्ड की डिमांड बहुत बड़ी है, सिल्वर की डिमांड बहुत बड़ी है। तो कहीं ना कहीं अगर एक ऐसा कमोडिटी जो कि एक हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है या अनसर्टेनिटी के अगेंस्ट हेज होता है, तो उसकी अगर सप्लाई कम हो रही है, इसका मतलब कि डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं लोग उसको एक्वायर कर रहे हैं या उसको बाय करके होल्ड करके चल रहे हैं। तो ये ट्रेंड हमने देखा, रिसेंटली हमने देखा कि चाइना ने बहुत सारे स्टेप लिए हैं कि लोग गोल्ड एक्यूमुलेट ना करें। उन्होंने गोल्ड सेविंग अकाउंट वहाँ पे क्लोज कर दिया। आपको बताना पड़ेगा अगर आपको चाइना में गोल्ड सेविंग अकाउंट ओपन करना तो आप क्यों खरीद रहे हो। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि अगर आप गोल्ड को बेच रहे हो तो वहाँ पर उन्होंने टैक्स भी कम कर दिए हैं, जिससे कि लोगों को जो है उसका बेनिफिट मिल सके। तो कहीं ना कहीं अब चाइना ये देख रहा है कि लोग बहुत सारा गोल्ड एक्यूमुलेट करके अपने पास रख रहे हैं, तो वो ये चाहता है कि लोग गोल्ड अपने पास ना रखें, बाकी जगह पैसा लगाएं। तो चाइना के अंदर ये एक ना ट्रेंड होता है, कभी एक कमोडिटी को पकड़ते हैं उसको पूरा बाय कर लेते हैं, कभी वो दूसरी कमोडिटी को पकड़ते हैं। तो आजकल अगर हम देखेंगे तो उन्होंने पूरा गोल्ड सिल्वर को पकड़ा हुआ है और गोल्ड एक्वायर करते जा रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि उनको लगता है कि गोल्ड सिल्वर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप आगे फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली यही जो ट्रेंड है ना, यही उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे आप देखेंगे कि चाइना के सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड बहुत बाय किया है, चाइना के इंडिविजुअल्स रिटेल कस्टमर ने बहुत गोल्ड बाय किया है, सिल्वर बाय किया है। तो चाइना का बहुत बड़ा रोल है, और अगर चाइना ऐसे ही आगे लेकिन बाय करता चाइना रहा, डिस्क्लोज नहीं कर रहा है कि देखिए चाइना कितना कभी भी गोल्ड डिस्क्लोज वो नहीं खरीद करता। रहा है, वो नहीं, डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। चाइना से कभी न्यूज़ आपको बहुत रेयर ही जो न्यूज़ आपको पास होती हुई दिखाई देगी, और ये भी नहीं पता कि जो न्यूज़ आ रही है वो कितनी ट्रू है, क्योंकि वहाँ का जो मैनेजमेंट है वो बहुत जल्दी से न्यूज़ को नहीं फ्लो करता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, बट जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं या जो इंटरनेशनल खबरें जो न्यूज़ आती हैं, जो इंटरनेशनल सोर्सेज से पता लगता है कि चाइना एक्यूमुलेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे लग रहा है कि चाइना जो है वो अभी भी गोल्ड सिल्वर के पीछे है और उसको वो कंटिन्यूसली एक्यूमुलेट कर रहा है अपने सेंट्रल बैंक्स में। अच्छा, जिस तरीके से हमारी जो तिगड़ी को लेकर इस पॉडकास्ट में हम बातचीत कर रहे हैं, डॉलर, रुपीस और गोल्ड को लेकर, आपको क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में कौन सुपर हीरो बनकर सामने आ सकता है? देखिए, गोल्ड ही निकलेगा सुपर हीरो बन के, तो क्योंकि अनसर्टेनिटी, मुझे लगता है कि अनसर्टेनिटी का माहौल रहेगा। हो सकता है कि अनसर्टेनिटी उतने लेवल पे ना हो, अनसर्टेनिटी थोड़े कम लेवल पर हो, मगर जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को बाय कर रहे हैं, जिस तरीके से करेंसी में डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो उससे लगता है कि गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। और जिस तरीके से लोग डी डॉलरेशन की वजह से दौड़ में हैं कि भाई मेरी करेंसी स्ट्रांग हो, मेरी करेंसी स्ट्रांग हो, तो ऐसे में गोल्ड सबसे ज़्यादा एक ऐसा कमोडिटी निकल कर आएगा जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे डोमिनेंस रखेगा। तो गोल्ड तो मुझे लगता है कि 2026 में भी परफॉर्म करने वाला है। हालांकि हो सकता है कि ट्रम्प साहब कुछ हद तक डॉलर को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ ट्रेड वॉर के जरिए या कुछ बातों के जरिए, तो वो वहाँ पर आ सकता है, मगर अल्टीमेटली आप देखेंगे कि गोल्ड ही वहाँ पर सपोर्ट होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, जिस तरीके से डॉलर जो है ना अभी कई दुनिया भर की करेंसी के लिए एक कहीं ना कहीं मुसीबत बनता जा रहा है, जो उसका स्ट्रांग होना। और इससे क्या लग रहा है कि अगर डॉलर इसी तरीके से स्ट्रांग होता रहा तो जो ग्लोबल मार्केट है उसकी क्या सिचुएशन, क्या तस्वीर बनेगी फिर? देखिए, डॉलर अगर स्ट्रांग होगा तो ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का माहौल आएगा, मार्केट गिर सकती है अगर डॉलर स्ट्रेंथ लेगा तो, क्योंकि पैसा जो है फिर सारा डॉलर में शिफ्ट होगा। तो डॉलर का उतना ज़्यादा स्ट्रांग होना भी खतरनाक है। एक मॉडरेट रहेगा तो ठीक है कि लोग उसमें पैसा डालेंगे, निकालेंगे, बट अगर वो एक रॉकेट की तरह ऊपर चला जाएगा तो फिर वो मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है। तो मेरे हिसाब से कि और लोग चाहते भी नहीं कि डॉलर इतना स्ट्रांग हो, क्योंकि अगर एक करेंसी स्ट्रांग हो गई तो उसकी डोमिनेंस बहुत बढ़ जाएगी। उसकी अगर डोमिनेंस बढ़ गई तो फिर आपको बाकी जगह आपको जो है सर्वाइव करना पड़ेगा खाली, तो आप उसको नहीं उतनी तरीके से वर्क कर पाएंगे। तो वर्ल्ड को संभालने के लिए डॉलर का उतना स्ट्रांग होना भी बड़ा मुश्किल है, मतलब वो होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि गोल्ड के जो पैरामीटर्स है वो टोटली डॉलर पर डिपेंड करते हैं। अगर डॉलर स्ट्रेंथ लेगा तो गोल्ड का भाव नीचे आता हुआ दिखाई देगा, मगर अगर डॉलर स्ट्रेंथ लेगा तो बाकी करेंसी वीक होंगी, तो फिर अगेन गोल्ड स्ट्रेंथ देता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि गोल्ड बाकी करेंसी को भी हेज करता है। अगर आपका रुपी वीक होगा
डॉलर स्ट्रेंथ लेगा, रुपी वीक होगा, रुपी वीक हाँ। होगा तो डॉलर आपका जो गोल्ड है डोमेस्टिक मार्केट में इंक्रीज हो जाएगा। तो जो पैरिटी है इंटरनेशनल मार्केट से वो डिसेबल्ड हो जाएगी, वो बहुत अनसर्टेन हो जाएगी। तो इसलिए अगर डॉलर स्ट्रेंथ भी लेगा ना तो डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड के भाव बढ़ जाएंगे। और अगर डॉलर स्ट्रेंथ लेगा, मान लीजिए यूरो वीक हुआ या पाउंड वीक हुआ, तो अगर वो करेंसीज वीक होंगी तो अगेन वहां के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को एक्यूमुलेट करेंगे अपनी फॉरेक्स रेट्स को मेंटेन करने के लिए। तो इस वजह से फिर आपको गोल्ड के अंदर सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे नहीं लगता कि डॉलर में उतनी ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। डॉलर एक लिमिट तक ऊपर जाएगा, बट हाँ कहीं ना कहीं वो जाकर स्टेबल हो जाएगा और फिर फाइनली आपको गोल्ड के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। अच्छा, जब लास्ट बजट था ना तो उस टाइम पे सरकार ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की थी एसजीबी गोल्ड यानी कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की अगर मैं बात करूं जी। तो उससे कहीं ना कहीं निवेशक बड़े हताश हो गए थे Yes. कि क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा रिटर्न उससे मिला है। अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी जहां पर उन्हें छप्पड़ फाड़ रिटर्न मिला है Yes. 5 साल के अंदर Yes, अगर रिकॉर्ड yes, देखा जाए exactly. तो जिस तरीके से इसको लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, इससे अब क्या लग रहा है कि अब क्या क्या ऑप्शन इन्वेस्टर्स के पास रह गए हैं कि अभी अगर उन्हें गोल्ड में ही निवेश करना है तो वो कौन कौन सा बेस्ट उनके पास ऑप्शन हो सकता है? देखिए एक ऑप्शन तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड तो ख्याल गोल्डन चांस था, जिसने हाँ। पैसा लगाया उसने पैसा बनाया भी है। बट अब नहीं है, तो गोल्ड ईटीएफ है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और हमने देखा कि गोल्ड जब से सोवरेन गोल्ड डिसेबल्ड हुआ है उसके बाद से गोल्ड ईटीएफ में बहुत अट्रैक्शन आ गया है। गोल्ड ईटीएफ अगर आप एयूएम देखें तो करीबन 90,000 करोड़ के आसपास गोल्ड ईटीएफ के अंदर एयूएम है। सिल्वर में भी करीबन 45,000 करोड़ के आसपास का एयूएम इंक्रीज हो गया, तो काफ़ी अच्छा एयूएम गोल्ड सिल्वर में आ गया ईटीएफ में। तो लोग अब जो पहले सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यूज करते थे अब वो ईटीएफ के थ्रू आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गोल्ड ईटीएफ में लोग आ रहे हैं। हालांकि डिजिटल गोल्ड भी मार्केट में अवेलेबल है बट वो रेगुलेटेड नहीं है। आपको अगर रेगुलेटेड ट्रेड करना है तो गोल्ड ईटीएफ है जिसको आप ट्रेड ले सकते हैं, या एमसीएक्स के थ्रू आप गोल्ड को बाय करके अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। या फिजिकल तो है ही, अगर आपको लग रहा है तो फिजिकल भी आप छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं। बट हाँ गोल्ड ईटीएफ समथिंग इज जो कि उसने एसजीबी को रिप्लेस किया है, तो जहाँ पर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से ईवीज का दौर शुरू हो चुका है बहुत तेजी से, Yes. और कहीं ना कहीं ईवीज का मतलब ये हुआ कि अगर जो सिल्वर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको इससे बेनिफिट हो सकता है। यस यस क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में जो सिल्वर है वो गोल्ड पर भारी पड़ सकती है? देखिए मैंने आपको बताया कि शंघाई स्टॉक जो फ्यूचर एक्सचेंज है वहाँ पे सिल्वर की इन्वेंट्री बहुत लो हो गई है। तो अगर सिल्वर की इन्वेंट्री लो हो गई है इसका मतलब कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो वेयर हाउस से माल उठा रही हैं। वेयर हाउस से अगर वो माल उठा रही हैं इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वो उसको कंज्यूम कर रही हैं। अब इंडस्ट्री वो कैसी हो सकती है, या तो ईवीज की इंडस्ट्री होगी, या कोई बैटरी मेकर होगा, या मोबाइल मेकर होगा, या इलेक्ट्रॉनिक्स मेकर होगा, या हो सकता है कि मेडिकल इक्विपमेंट्स मेकर हो। तो कहीं ना कहीं अगर इंडस्ट्रीज वेयर हाउस से माल उठा रही हैं इसका मतलब कि कहीं ना वो उसको कंज्यूम करेंगी। तो सिल्वर का जो यूसेज है, अगर आप चाहे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो, किसी भी आप ईवीज में देखो, चाहे आप इलेक्ट्रिक आइटम में देखो, इवन आपके मोबाइल फोन के अंदर भी गोल्ड सिल्वर मिलता है। बिल्कुल। तो आप अगर जितना यूज करेंगे इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स को तो वहां पर आपको गोल्ड सिल्वर का प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो जो डिमांड है सिल्वर की इंडस्ट्रीज के अंदर वो बहुत इंक्रीज हुई है। अगर आप 10 साल का डेटा भी देखेंगे ना तो वहां आपको बहुत फिनोमिनल ग्रोथ देखने को मिलेगी कि सिल्वर की कितनी डिमांड वहां पर इंक्रीज हुई है। तो सिल्वर की डिमांड तो रहने वाली है। और मतलब कुछ तो प्रेडिक्शन ऐसी आ रही है कि लोग बोल रहे हैं कि 2026 में $200 चला जाएगा। हाँ, राइट बिल्कुल। राइट। तो ठीक है वो चला जाएगा, ठीक है, बट आप मानते हैं? हाँ मैं तो $100 तो मानता ही हूँ कि 100 तक तो जाना ही चाहिए। 80 से लेकर $100 तो जाना ही चाहिए। रेट जिस तरीके का मोमेंटम आया 14 साल के बाद वो बाहर निकला है, और जिस तरीके का यूसेज आया है, तो मेरा तो मानना है कि 2026 में आपको 70 से लेकर 80 से लेकर 100 के बीच में जरूर दिखाई देगा भाव। ये मेरा मानना है कि ये आपको रेट दिखाई देगा। बट कहीं ना कहीं जो डिमांड है ना वो सिल्वर की बहुत स्ट्रांग इंक्रीज हो रही है, और कहीं ना कहीं जो सप्लाईज है वो बहुत लोअर हैं। तो इसको देख के जो डिमांड सप्लाई मिसमैच है ना उसके अकॉर्डिंग लगता है कि 2026 में आपको सिल्वर भी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। तो अच्छा, आप क्या कहेंगे कि 2026 में सोना या फिर चांदी कौन ज्यादा बम्पर रिटर्न देगा? जिस तरीके से अगर मैं 2025 की बात करूं तो 25 में तो कहीं ना कहीं चांदी ने तो चांदी ने बिल्कुल बिल्कुल दिया। मतलब अगर पुराने सालों को देखा जाए तो बिल्कुल छप्पड़ फाड़ के निवेशकों को रिटर्न दिया है। देखिए बिल्कुल ऑलमोस्ट 100% टन तक कर पहुंच गया था वो। अगर आप फिजिकल मार्केट में देखेंगे तो 2 लाख तक चांदी बिक गई थी। तो दैट इज कॉल्ड कि 100% रिटर्न हो गया। बट हाँ 2026 में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि चांदी में आपको 30 से 35% रिटर्न तो कहीं नहीं गया, वो तो आपको मिलना चाहिए, उतना तो मिल सकता है, क्योंकि जो फंडामेंटल फैक्टर है वो यही शो कर रहे हैं कि चांदी आपको यहाँ से अगेन एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा 2026 में, जहाँ पर आपको 25 से 30% तो रिटर्न आराम से देगा वो। तो मुझे लगता है कि अगर हम कंपेयर करें तो मैं तो सिल्वर के साथ ही जाना चाहूँगा कि सिल्वर आपको अगेन
जो है गोल्ड को बीट करेगा। बिल्कुल अनुज जी, जैसे कि आप शुरू से ही सिल्वर के साथ ही जाना पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज का जो पॉडकास्ट है, जिस तरीके से हमने गोल्ड हो गया और डॉलर और रुपीस को लेकर बातचीत की, जी। तो जितनी भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होती है ना कई सारे इन्वेस्टर्स के यस, यस, दिमाग यस, में, यस। कि अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए, तराजू के बल पर अगर रखा बिल्कुल, जाए, तो बिल्कुल। कौन भारी होगा कौन हल्का होगा, क्या आने वाले वक्त में ग्लोबल मार्केट में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि शायद उनकी जितनी शंकाएं हैं सब दूर हो गई होंगी। जी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना अनुज जी को, उन्होंने तमाम जानकारी दी कि किस तरीके से आने वाले वक्त में क्या तस्वीर होगी, डॉलर कहाँ पहुंच सकता है और रुपए को लेकर किस तरीके से आरबीआई के द्वारा कदम उठाया जा सकता है। और हाँ, अगर आप गोल्ड में निवेश कर रहे हैं तो आने वाला साल गोल्ड के लिए कितना ज़्यादा खास होने वाला है और इसके साथ ही सिल्वर कैसा रहने वाला है, कितना रिटर्न आपको मिलेगा। तो दोस्तों, फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। उम्मीद है ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। फिलहाल नमस्ते।